तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसका यूज करके हम कोई भी कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि एसिड, एस्टर, अमाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड। तो सारे फंक्शनल ग्रुप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बेंजोइक एसिड है, मेरे पास एक एस्टर है, और एक मेरे पास एक अमाइड है। ठीक है, तो अभी मेरे पास एक एसिड है, एस्टर है, अमाइड है, और इसको मुझे आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एनएमआर दूंगा, तो उसको बहुत सारा प्रोसीजर या एकदम कॉस्टली एस्टिमेट उसकी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एनएमआर का इतना बड़ा सेटअप होता है, और उसको एक छोटे से कंपाउंड को एनालिसिस करने के लिए यूज करेंगे तो उतना फायदेमंद नहीं होता है। तो इसके लिए सबसे आसान सिर्फ 10 सेकंड में जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि कौन सा बॉन्ड ग्रुप है और मेरे कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, इसलिए हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज कर सकते हैं, इसको जिसकी मदद से हम 10 सेकंड में पता कर सकते हैं कि मेरा एसिड है, एस्टर है, ब्रोमाइड है, अल्कोहल है, ईथर है, या कोई अल्कोहल है। ठीक, अब ये काम कैसे करता है, हम हमको कैसे हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम सारा तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। तो आज मैं आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या वेव नंबर आईआर वैल्यू जो ऑर्डर होता है, किसका ज्यादा किसका कम होता है, और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल कि आयर वैल्यू जो होती है, उस वैल्यू का यूज करके हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा कंपाउंड कौन सा है, उसके साइड में सब्स्टिट्यूट कौन से अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप है। ये सारे हम जो फैक्टर्स है वो समझ सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एफ या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करके। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर है। ठीक है, स्पेसिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर या आईआर वैल्यू, कि किसके आईआर वैल्यू ज्यादा और किसकी कम है। तो ये कौन डिसाइड करता है, तो बेसिकली ये एट फैक्टर्स होते हैं जो कि स्टैटिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज हायर या लोअर ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है बॉन्ड स्ट्रेंथ, रिड्यूस्ड मास, हाइब्रिडेशन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, इफेक्ट ऑफ एंगल स्ट्रेंथ एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्टेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या आईआर वैल्यू पे। तो बेसिकली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, ये बोलते हैं कि जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है न्यू या फ्रीक्वेंसी होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट न्यू। का मतलब क्या है, अगर आपका के बढ़ेगा, अगर आपका के बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बेसिकली के क्या होता है, तो के यहाँ पे होता है फोर्स कांस्टेंट। के क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। यहाँ यहाँ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अभी के लिए फोर्स कांस्टेंट पे फोकस करते हैं। तो अभी अकॉर्डिंग टू उसने क्या करता है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के। इसका मतलब अगर के बढ़ेगा और कांस्टेंट बढ़ेगा तो म्यू बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका ऑर्डर हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपली उस फ्रीक्वेंसी को सिर्फ सी से डिवाइड करें। सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को सी से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे वेव नंबर को मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपिक एफआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें क्या होता है कि जो ग्राफ होता है वो ग्राफ
परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस वर्सेस वेव नंबर। उसकी वैल्यू होती है, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ऐसे प्लॉट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अगर आईआर वैल्यू इसके आगे कहूंगा तो आईआर वैल्यू का मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कहना चाहूंगा कि जो वेव नंबर है वो है आईआर वैल्यू में। ठीक है, तो इसके आगे बॉल स्ट्रेंथ का क्या इफेक्ट होता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या आईआर वैल्यू पे, ये हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। दिस ये फर्स्ट केस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका फोर्स कांस्टेंट K1 मानेंगे। यहाँ पे दो है, इसका मतलब यहाँ पे हम K1 और K2 मानेंगे। और यहाँ पे थ्री है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वन K1 है, यहाँ पे दो के है, यहाँ पे तीन के। इसका मतलब यहाँ से यहाँ पे जाने जाने के बाद जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मतलब क्या हो जाएगा, अगर अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ रहा है तो इसका मतलब हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब वेव नंबर बढ़ेगा। ठीक है, ऐसे हम डिसाइड करेंगे। तो इसके बेसिस पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी आयर वैल्यू होती है 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। एंड जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी 2200 2200 सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे वैल्यू होती है। बट अगर आप कहेंगे सर यहाँ पे आपने कार्बन कार्बन या कार्बन कार्बन के बारे में कहा है, बट अगर यहाँ पे कार्बन की जगह पे दूसरा कुछ एटम होगा लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो क्या होगा। तो इसलिए हम ये फैक्टर्स स्टडी कर रहे हैं कि यहाँ पे हर एक फैक्टर्स का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या आयन वैल्यू पे क्या इफेक्ट होता है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेव नंबर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर कोस्टेंट अंडर अंडर रूट फोर कोस्टेंट। ठीक है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या था कि कार्बन कार्बन के बारे में बताया था, वैसे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे आप डबल देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, इसका फोर्स कांस्टेंट बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है और फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है। तो इसलिए इसकी हायर वैल्यू होती है वो डबल बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सी डबल बॉन्ड होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है। और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी वैल्यू अराउंड 1000 टू 1300 के आसपास आती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस डबल बॉन्ड को 1600 बताया और इस डबल बॉन्ड को 1700 बताया। इसका मतलब यहाँ से वैल्यू इंक्रीज हुई, बट ज्यादा नहीं हुई, सिर्फ 100 का। ठीक है, तो इसके इसे हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा सा भी कोई एटम चेंज कर देंगे, जैसे कि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई द हायर वैल्यू ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज लेसर देन द कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी इफेक्ट पड़ रहा है, ये आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिड्यूस टू मास। तो इसमें मैंने बताया आपको कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट के और न्यू डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट न्यू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर अगर न्यू यानी रिड्यूस टू मास की वैल्यू इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेव नंबर इंक्रीज होगा। वेव नंबर इंक्रीज हो रहा है मतलब हमारी हायर वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब अगर हम कोई लेसर एटॉमिक नंबर को या मास मास जिसका मास नंबर लेस है, अ, उसकी जगह पे अगर हायर मास वाला कोई एटम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एयर की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब मास बढ़ेगा, मास अगर इंक्रीज होगा तो न्यू इंक्रीज होगा।
म्यू इंक्रीज होगा, और म्यू इंक्रीज होगा तो सॉरी यहाँ पे डिक्रीज होगा, ये सॉरी। ठीक, यहाँ पे देखिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। अगर हमारा अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ क्या कहता है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट म्यू। ठीक है, म्यू क्या है, रेडियस का मास है। अगर मास बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो डिक्रीज होगी। अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो जो वेव नंबर है वो डिक्रीज होगा। ओके, और वेव नंबर ये क्या होता है, हमारा आईआर वैल्यू। वेव नंबर ये क्या होता है, हमारा आईआर वैल्यू होता है। वेल, आईआर वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर वेव नंबर निकालना है तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद क्या जो वैल्यू आती है वो हमारा वेव नंबर होता है। ठीक है, और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, ये 1/2 पाई अंडर रूट के म्यू। ठीक है, अगर उसको सी सी लगा देंगे नीचे से, डिवाइड करेंगे सी से, ये जो है ना यहाँ पे, ये वाला, ये सब ये है हमारा वेव नंबर। और रेडियस मास क्या होता है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो m1, सपोज हमारे पास टू एटम्स है, कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वन, एक को हम रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन का मास रिप्रेजेंट करेंगे हम m1 से, और जो ऑक्सीजन है उसका मास हम रिप्रेजेंट करेंगे m2 से। ठीक है, तो ऐसे हम इसका रेडियस मास निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इसकी नीड क्या है, मतलब क्यों हमें ये स्टडी करना है, कि मास पे, मास का स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली जब हम आइसोटोपिक सिचुएशन करते हैं, तो सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मिथेनॉल है। ठीक है, मिथेनॉल में होते हैं OH, और मेरे पास एक ड्यूटेरेटेड मिथेनॉल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं OD एंड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का मास होता है 1 और ड्यूटेरियम का मास होता है 2। इसका मतलब जो रिड्यूस्ड मास है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो हमारे फॉर्मूले में हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस्ड मास होता है। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड मास बढ़ रहा है, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होगी। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो जो हमारा वेव नंबर है वो भी डिक्रीज होगा। इसका मतलब जो हमारी आईआर की वैल्यू होगी यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे हम अगर कंपेयर करेंगे ओ एच वर्सेस ओ डी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और स्ट्रेचिंग की आईआर वैल्यू, तो ये ओडी में मास ज़्यादा है तो कम होगी, और ओ एच में मास कम है तो स्ट्रेचिंग और आईआर वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसलिए मिथेनॉल में जो ओ एच है उसकी जो आईआर वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द ड्यूटेटेड मिथेनॉल ओ डी स्ट्रेच। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू अगर आप देखेंगे तो अराउंड 3000 सी एच के लिए आता है सेंटीमीटर इनवर्स, और सी डी के लिए आता है 2100। इसका मतलब बहुत कम आता है एज कम्पेयर टू द सी एच। तो अभी हम थर्ड चैप्टर डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हैबिटेशन। तो इसमें क्या होता है, जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा यस कैरेक्टर होगा उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी उसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम डिस्कस करेंगे। सपोज मेरे पास एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नीचे लिखेंगे। एक sp वाला है, एक sp2 वाला है, और एक sp3 वाला है। तो यहाँ पे CH3, C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड C, और ये H। तो अभी हमको इस CH स्टेज की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, sp3, इसका मतलब क्या है,
जो एस कैरेक्टर है वो कितना परसेंट है, 25% है। 25% एस कैरेक्टर। यहाँ पे कितना है, एस पे टू, यानी अराउंड 33%। यहाँ पे कितना, एस की मतलब 50%। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना वो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, और जितने बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा उतनी उसकी जो आयर वैल्यू होती है वो हायर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो एसपी वाला कार्बन है उसके साथ जो एच है, उन दोनों का स्ट्रेचिंग या हायर वैल्यू ज्यादा होती है। उसके बाद आता है sp2 वाला, एंड लास्ट में आता है ch वाला। तो इनकी जो आयर वैल्यू होती है, sp की होती है 3300 सेंटीमीटर इन मास। sp2 वाले कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो उस ch स्टेज की आयर वैल्यू होती है 3100 सेंटीमीटर इन मास। और जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके साथ अगर H होगा तो उस CH स्टेज की वैल्यू होती है 2900 सेंटीमीटर इन मास। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला फैक्टर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो डिक्रीज होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फिर एग्जांपल्स लेते हैं, एसिड क्लोराइड, एस्टर एंड अमाइड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यहाँ में जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और वो तो इजीली उसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंजुगेशन में नहीं देगा। ठीक है, और यहाँ पे स्टेप तो ये भी इजीली नहीं देगा। बट यहाँ पे आप देखेंगे NH2, NH2 नाइट्रोजन इज ए गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अमाइड का केस है NH2, इसके पास जो लोन पेयर है वो डोनेट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये कार्बन है। अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में उसका कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है 2 से 1 हो रहा है। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो जो फोर्स कांस्टेंट है वो भी डिक्रीज होगा, और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब जो आयर वैल्यू होगी इसकी ये कम होगी, क्योंकि जो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है सिंपल, उससे तो उसका ये बॉन्ड ऑर्डर कम आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट अगर इस केस में देखेंगे आप, तो ये क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा यहाँ पे, यहाँ पे इंडक्टिव माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, और जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन यहाँ पे इसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसलिए अभी देखिए कि इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी इसने खींच ली, तो इसके पास तो बहुत कम हो गई। तो इसलिए ये जो डबल बॉन्ड है ये इजिली ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर नहीं होगा, और इजिली नहीं होगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड से ज्यादा कैरेक्टर है, इसका मतलब इसकी टचिंग फ्रीक्वेंसी हायर रहेगी। और ऑक्सीजन तो इन बिटवीन है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन में देगा भी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी। तो इसलिए क्या होता है, जो इसकी आयन वैल्यू होती है वो एसिड क्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आती है एस्टर की, और उसके बाद आती है अमाइड की। और इसकी जो एग्जैक्ट आयर वैल्यू होती है एसिड क्लोराइड की वो 800 होती है, 1800 होती है। और जो एस्टर में जो शू ग्रुप होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला स्टेज, उसकी वैल्यू आती है 1735। और जो अमाइड है उसकी लोवेस्ट वैल्यू आती है 1650 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे हम अगर सेम साइक्लिक कीटोन एस्टर या अमाइड में देखेंगे, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन इजिली डोनेट करेगा,
और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा ड्यू टू द कंजुगेशन। ओके, यहाँ पे भी डोनेशन करेगा बट उतना ज्यादा नहीं करेगा जितना इसमें हो रहा है। और यहाँ पे तो कोई डोनेशन नहीं करने वाला। ये तो सी डबल बॉन्ड ऑप्शन है, बट यहाँ पे डोनेशन कर रहा है ना कंट्रीब्यूशन में, तो इसकी वजह से इसका लेस देन, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, लेस देन। तो इसकी वैल्यू इसके कंपेयर टू कम आएगी, ठीक है। और इसमें तो ओनली इसको कंजुगेशन में ले रहा है, ठीक है, डोनेशन कर रहा है। तो यहाँ पे जो कार्बन ऑक्सीजन है इसका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज, फोर्स स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेव नंबर डिक्रीज, आईआर वैल्यू डिक्रीज। तो इसका जो ऑर्डर रहेगा वो ऐसा रहेगा। Okay. अभी हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में मुझे इस कार्बन ऑक्सीजन की जो आयर वैल्यू है वो निकालनी है, या स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर निकालनी है। तो ये सीओ की जो आयर वैल्यू होती है वो कौन डिसाइड करेगा, बढ़ानी है या घटानी है, वो ये एक्स ग्रुप डिसाइड करेगा। अगर ये एक्स इसका अगर ये एक्स इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है रिंग में, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, हायर वैल्यू। अगर ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इसकी जो हायर वैल्यू होगी वो क्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंजुगेशन करके दिखाता हूँ। तो सपोज हमारे पास एक NH2 ग्रुप है और एक केस में हमारे पास NO2 ग्रुप है। तो हमको तो पता है NH2 जो नाइट्रोजन होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन अच्छे से करता है, और जो NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर हम नाइट्रोजन के लोन पेयर इस रिंग में डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड था वो जो पाई बॉन्ड है वो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इन दिस केस NO2 इज गुड विजॉइंट ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विजॉइंट ग्रुप। दैट्स व्हाई क्या करेगा, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है खुद की तरफ खींचेगा। अगर खुद की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अगर इसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा आएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीजन के साथ उसने शेयर किए हुए हैं वो इजिली उसको ऑक्सीजन की तरफ नहीं जाने देगा। तो इसलिए क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका, या डबल बॉन्ड से भी ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से इस दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी या आयर वैल्यू वेव नंबर ज्यादा होता है, ठीक है। अगला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अ, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये बेंजीन के साथ डायरेक्टली कंजुगेटेड है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कार्बोनिल ग्रुप क्या, इस कार्बोनिल ग्रुप इस बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, कंजुगेशन में नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ कंजुगेशन नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या रहने वाली है यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर 2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो बेंजीन है ये इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इस कार्बन और ऑक्सीजन को, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर है एक है, 2 है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, बॉन्ड ऑर्डर 2 से लेस हो जाएगी, ठीक है, या 1.5 के अराउंड हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या, बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ पे कितना है, 1.5 है। तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा, और आयर वैल्यू भी ज्यादा। तो इसका हम कंपेरिजन करेंगे तो जो ये स्ट्रक्चर है उसमें सीओ स्ट्रेच की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। और एग्जैक्ट देखना चाहेंगे तो इसकी 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1684, 1684 सेंटीमीटर इनवर्स।
ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ये सिंपल एस्टर होगा तो मुझे वो इस यहाँ पे एक ही ऑप्शन है और वो इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन करके इसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। ओके। और ऐसे स्टेट की वैल्यू आती है एयर वैल्यू अराउंड 1738 सेंटीमीटर इनवर्स। बट अगर ये आर ग्रुप है, अगर इसकी जगह पे कुछ हम अल्किन लगा देंगे डबल बॉन्डेड, अगर डबल बॉन्डेड अल्किन या बेंजीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो अल्किन है इसके साथ कंट्रीब्यूशन में आएगी सीधा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके लोन पे इसको भी डोनेट करेगा, इसको भी डोनेट करेगा। इसका मतलब इस ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है इस तरफ 50% रहेगी, इस तरफ 50% रहेगी। सेम इस केस में भी ऐसा होगा, इसकी जो डोनेशन कैपेसिटी है वो 50% इस तरफ रहेगी और 50% इस तरफ रहेगी। ठीक है। बट अगर हम इस अल्किन को इस दूसरी साइड में लगा देंगे जिससे कि ये स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये इसका 100% डोनेट करेगा, ये इसका 100% डोनेट करेगा, ये इसका 100% डोनेट करेगा, ये इसका 100% डोनेट करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितना, ये इसका 100% डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका 100% डोनेशन हो रहा है। मतलब ये इसको डोनेट करके इसको इस डबल बॉन्ड को ऐसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगी, 2 से कम हो जाएगी। यहाँ पे भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भी बॉन्ड ऑर्डर 2 से कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 50% डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे 100% डोनेशन हो रहा है। और यहाँ पे इसका 100%, इसका 100%, 200% डोनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा डोनेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्यादा कंजुगेशन होगा, और ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है मतलब ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगी। उसके बाद यहाँ पे होगी, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ओनली इसका 50% इधर कर रहा है और 50% इधर। सो 50% सिर्फ इस सीओ में इन्वॉल्व हो रहा है। तो या हम अगर देखेंगे कि डोनेशन का हो रहा है, यहाँ पे 200 हो रहा है, यहाँ पे 100 डोनेशन हो रहा है, यहाँ पे 50% डोनेशन हो रहा है। ठीक है। अगर इसका मतलब जो सी डबल बॉन्ड है वन है, इसको सी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कौन से ऑर्डर में हो रहा है, ये ऑर्डर में हो रहा है। तो मैंने ऐसा बोला कि ज्यादा जितना डोनेशन होगा उतना बिग बॉन्ड होगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगी, और बॉन्ड ऑर्डर घटेगी तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, घटेगी। तो इसलिए जो इसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा वो ऐसा आएगा। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखेंगे हम, तो इसके अराउंड 1765 सेंटीमीटर, इसकी 1730 है, और इसकी 1725 यूनिवर्स ऐसी वैल्यू आती है। ठीक है। अगला फैक्टर है रिंग स्ट्रेंथ। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि अगर यस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है। अगर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है उसका मतलब फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा, और फोर्स कांस्टेंट बढ़ेगा तो जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बढ़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, एक लिनियर स्ट्रक्चर है। ओके। ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है। वहां पे अराउंड 120 डिग्री है, और यहाँ पे अराउंड 109 या 8 है। ठीक है। तो इसका प्रोडक्शन क्या है, एस पी, इसका इसका SP2, इसका SP3। इसका मतलब
ये यहाँ पे 50% करेक्ट है, यहाँ पे 33%, और यहाँ पे कितना है 25%। इसका मतलब यस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा है, यस कैरेक्टर इसमें 50% है, इसमें 33% है, तो सबसे कम यस कैरेक्टर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, कम होती है, और इसका इसका हायर होता है, इसलिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, हायर होती है। ठीक है, वैसे से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये क्या है, ज्यादा है इसके कंपेयर टू। ठीक है ना, जो अंदर का बॉन्ड एंगल है उसके कंपेयर टू जो बाहर का बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा है। ठीक है ना, 120 से ज्यादा है और ये 120 से कम है। तो अगर बाहर बॉन्ड एंगल ज्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका मतलब यस का एटर ज्यादा है, और यस का एटर ज्यादा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, यस का एटर इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ increase. If bond strength increase, force constant increase, and also frequency increase. Frequency increase, then also automatically wave number भी increase. So कुछ एग्जांपल लेके हम देखते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर इस 3 मेंबर्ड रिंग से हम इस 7 मेंबर्ड रिंग की तरफ जाएंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हमें बाहर का देखना है, तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो एंगल है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। ओके, तो इसका जो बाहर का एंगल है वो ज्यादा, इसका मतलब इसका एटर ज्यादा, इसका जो बाहर का एंगल है वो कम है, इसका मतलब इसका एटर कम है। ठीक है, तो जितना ज्यादा इसका एटर होता है उतना जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, और जितना बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है उतना फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है, और जितना फोर्स कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है उतना स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब इसकी एयर वैल्यू की रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा बोर्ड एंगल आउटसाइड, ज्यादा इसका रहता है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और हायर वैल्यू है वो ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द अदर। तो इसलिए अगर हम इस 3 4 5 6 7 मेंबर्ड, ये 8 मेंबर्ड रिंग का बाहर वाले कार्बन ऑक्सीजन का स्पेस निकालना चाहे तो इसकी ऑर्डर रहेगी ऐसे, इस ऑर्डर में रहेगा। बराबर, अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप देखना चाहेंगे तो इसकी होती है 1815, 1775, 1750, 1715 एंड 1705। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अल्केन्स। यहाँ पे हमने कीटोन के बारे में डिस्कस किया, तो अगली स्लाइड पे हम डिस्कस करेंगे अल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इस आउटर वाले अल्केन्स को देखेंगे। तो पहले केस में मैंने बताया था कि यहाँ पे ज्यादा एंगल है एज कम्पेयर टू दिस, ज्यादा एंगल मोर एक्स कैरेक्टर, बाहर का जो एंगल है वो कम है, इसका मतलब लेस यस कैरेक्टर। तो यहाँ पे ज्यादा यस कैरेक्टर, सेम अगेन इसकी हायर वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से सेम जैसे हमने आउटर कार्बोनिल के बारे में देखा था, जैसे कार्बोनिल साइक्लिक जो कार्बोनिल होते हैं, तो उसके बारे में देखा था, सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो होके जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ रहेगा अंदर की तरफ उतना बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी बाहर की तरफ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो उतनी उसकी हायर वैल्यू ज्यादा आएगी। बट अगर हम इस केस में देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, तो यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो। अगर गलती से हुआ भी तो क्या हो जाएगा, अगर ए बॉन्ड यहाँ पे गया तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा।
तो इसीलिए इसकी जो एवरेज वैल्यू आती है वो सी डबल बॉन्ड से ज्यादा ही आती है। तो यहाँ पे सिंपल सी डबल बॉन्ड सी है, बट यहाँ पे क्या है, दो सी डबल बॉन्ड सी एक साथ है। ओके, दैट्स व्हाई अनिल में जो आयर वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, बट अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। जैसे हमने वहां पे देखा था, उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता है, बट यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, एक ये होता है, एक्सेप्शन होता है साइक्लोप्रोपेन का, बिकॉज दिस रिंग इज हाईली स्ट्रेंड। यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत है, तो सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू आती है। और बाकी जो साइक्लिक एल्कीन है उसके बारे में हम यहाँ वो रूल लगा सकते हैं, कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक डबल बॉन्ड जो है वो अंदर की तरफ है, तो अभी हम क्या देखेंगे, अंदर वाला एंगल देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल, ये एंगल, और यहाँ पे ए एंगल, तो इसका एंगल ज्यादा, यस करेक्ट है ज्यादा, इसका एंगल कम, यस करेक्ट का। अगेन यस करेक्ट डिक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, वेव नंबर डिक्रीज। इसके लिए इसकी जो आयर की वैल्यू होती है इस लेस आती है। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यस करेक्ट इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज, फोर्स कांस्टेंट इंक्रीज। इफ फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज होगा तो न्यू, ठीक है, न्यू भी, न्यू और वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी दोनों इंक्रीज होगा, तो इसकी आयर वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, मोर एस कैरेक्टर, मोर हायर वैल्यू, लेस एस कैरेक्टर, लेसर विल बी हायर वैल्यू। ठीक है, अगला फैक्टर है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और जो पीक होता है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिंपल ओ एच स्ट्रेच है उसकी वैल्यू होती है 3600। और अगर वही ऑक्सीजन, वही हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इसका एयर स्पेक्ट्रा देखेंगे, इसका अराउंड 3600 सेंटीमीटर पे एक बैंड आता है, इसको हम बैंड कहते हैं, ऐसा आएगा। यहाँ पे 4000 रहेगा, 400, यहाँ पे 4000। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे, यहाँ पे ट्रांसमीटर में होता है परसेंटेज ऑफ ट्रांसमीटर्स, यहाँ पे होता है वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स पे। यहाँ पे अगर 4000 उसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे 400 होगी, तो ये जो इसका जो स्पेक्ट्रा आएगा ऐसा ब्रॉड आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे ठीक है, जैसे कि इसके थ्रू आप देखेंगे तो इसका एक शार्प पिक आएगा। अगर वही, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ब्रॉड पिक आएगा ऐसा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है,
कि इंट्रामोलिकुलर या इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास फिनॉल है और मेरे पास एक ग्रुप है और मेरे पास दूसरा कुछ ग्रुप है, ठीक है। तो अभी इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इस OH वाला जो H है वो दूसरे ऑक्सीजन के साथ कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिकुलर सेम स्ट्रक्चर के अंदर क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है। तो अगर हम इसको डायल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो फिनॉल का मॉलिक्यूल है वो दूसरे फिनॉल का या दूसरा कोई मॉलिक्यूल होगा जिसके पास ऑक्सीजन होगा, तो ये दोनों दूर दूर जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी तो जो एपिक है वो अगेन ज्यादा शार्प हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर हमारे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर हम इसको डायल्यूशन करेंगे तो डायल्यूशन का इस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, इसकी जो हायर वैल्यू होगी और जो पिक होगा, इस पिक में पिक की इंटेंसिटी या ब्रॉडनेस में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। तो इसका मतलब डायल्यूशन के बाद अगर इफेक्ट दिखा तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर डायल्यूशन के बाद कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा तो इसका मतलब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो लास्ट फैक्टर विच इज स्टेरिक फैक्टर, इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जनरली क्या होता है, अगर जितने ज्यादा स्टेरिक इंडरस होगा, जितने ज्यादा स्टेरिकली इंडर ग्रुप अटैच होगा, उतना उतनी उसकी आयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइक्लोट्रोपिक, यहाँ पे वन सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्कीन है। तो यहाँ पे सिंपल है, उसकी आयर वैल्यू है 1656। अगर उस पर सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे हम तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर उस पर दो लगा देंगे तो इसकी भी आयर वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आयर वैल्यू की रेंज होगी वो इस ऑर्डर में इंक्रीज हो जाएगी। बट ये सारे केस में नहीं होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर इस केस में देख सकते हैं यहाँ पे 1560 1566, अगर यहाँ पे वन सब्ट्रैक्शन लगा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ के 1641, अगर एक्स्ट्रा वन लगा देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1675। इसका मतलब यहाँ पे क्या बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे जो आयर वैल्यू का ऑर्डर रहेगा ऐसा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा अलग बात बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अभी यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे एक ट्विस्ट, जैसे कि एक इसमें जैसे जैसे ट्रेडिंग बल्क बढ़ेगा वैसे वैसे गया, वैसे वैसे वहां पे जो आयर वैल्यू है वो बढ़ती गई, ठीक। बट यहाँ पे अलग ट्विस्ट है, क्यों, यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये डायरेक्टली कंजुगेटेड है किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है इसके साथ कंजुगेशन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे असली खेल हो गया। तो आपने यहाँ पे देखा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच वाली वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज, न्यू डिक्रीज एंड आल्सो वेव नंबर डिक्रीज। तो यहाँ पे आयर वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना इस केस में। तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। बट अगर यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे भी कंजूक्शन होगा, बट यहाँ पे क्या है, ये जो बल्क ग्रुप है ना CH3, तो ये CH3 इस CH3 के साथ क्या हो करेगा, रिपेल करेगा। जस्ट ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्टेरिक इंटरस हो जाएगा। इसके वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा सेफ्टी ग्रुप, ये जो डबल बॉन्ड है, इसमें इजीली कन्वर्ट, इजीली उसमें कंट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज ये क्या करेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्लिप कर देगा, थोड़ा सा मोड़ देगा। अगर ये प्लानर नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस स्टेरिक इंटरस, ये कंट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा, है ना? ये कंट्रीब्यूशन में नहीं जाएगा बिकॉज प्लानरिटी लॉस करेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसे केसेस में अगर स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो भी क्या हो जाएगा, इसकी जो आयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे हर एक केस में क्या हो रहा है, तो इसकी अगर हम सब्स्टिट्यूशन को बढ़ा देंगे तो स्ट्रेचिंग थिकनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लोरीन एक्सियल पोजीशन में है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इस केस में क्या होता है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो क्लोरीन है, उस कंपाउंड में जो सी डबल बॉन्ड ओ है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास भी लोन पेयर है, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर है, और दोनों में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिफ्लेक्शन हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उस स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो इसकी टेंशन फ्रीक्वेंसी हायर होगी। तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है। अगर फोर्स कांस्टेंट बढ़ता है तो जो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेव नंबर बढ़ता है, वेव नंबर बढ़ रहा है मतलब हायर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो रही है। इसलिए इस केस में क्या होता है, इस स्ट्रक्चर की इस कार्बोनिल ग्रुप की हायर वैल्यू ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिस। So now you can see this is the summary table here. So if in the case of the bond strength, if bond strength increase, stretching frequency और higher value increase. अगर reduced mass increase होता है तो जो stretching frequency या higher value होती है वो decrease होती है। अगर hybridization में S कैरेक्टर increase होता है तो भी higher value बढ़ती है, stretching frequency बढ़ती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर बढ़ती है तो ए वैल्यू डिक्रीज होती है और पीक जो होता है ब्रॉड होता है। अगर कंज्यूमेशन बढ़ता है तो वो डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, इसलिए वो उसमें क्या होगा, जितना ज्यादा कंज्यूमेशन होगा उतना उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वैल्यू और आयर वैल्यू कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है वो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आयर वैल्यू को इंक्रीज करता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो डिक्रीज कर देता है। अगर रेजिस्टेंट होगा जितना ज्यादा उतना उसका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब अगर रेजिस्टेंट होगा मतलब जो अंदर का एंगल होगा वो कम हो जाएगा, एंगल कम हो अ, ठीक है। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल कपलिंग, इसमें स्प्लिटिंग और शिफ्टिंग होती है, और फिजिकल स्टेट जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे भी स्लाइटली शिफ्ट होता है। तो इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन द आयर स्पेक्ट्रम ऑफ पैरा नाइट्रोफेनाइल एसीटेट, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा, पैरा नाइट्रो बोल रहे हैं ना, यहाँ पे शिफ्ट रहेगा उसी पे।
तो हमें इसकी वैल्यू बताना है। तो जनरल जो एस्टर होता है उसकी वैल्यू कितनी होता है? 1700। जो एस्टर ग्रुप होता है इसको होते हैं 1735 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी यहाँ पे हमको पता है ईस्टर ग्रुप के होते हैं 1735। बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, इससे थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ा देगा। तो इससे ज्यादा जो वैल्यू है वो क्या है यहाँ पे 1760, बिकॉज ये सारी वैल्यू क्या है इससे कम है। और अगर इससे कम हो जाए, कब हो जाएगी, जब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप होगा तो कम हो जाएगी, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी जो वैल्यू है उससे ज्यादा हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल है मैच द फॉलोइंग। ये भी नेट में आया था जो 2012। तो यहाँ पे हमको मैच करना है। तो यहाँ पे भी हमको पता है डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो अराउंड 1735 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, इसका ये 100% डोनेशन कर रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन इधर 50% करेगा डोनेशन, और इस तरफ 50% डोनेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरफ से 100% डोनेशन हो जाएगा, इस तरफ से 100% डोनेशन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 200% हो रहा है, यहाँ पे 50% हो रहा है, और यहाँ पे 100% हो रहा है। तो जितना ज्यादा डोनेशन होगा उतना बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है ना। और जितना कम डोनेशन होगा उतना ये सी डबल बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्या हो रहा है, अगर इसके लोन पर डोनेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे 50% डोनेशन कर रहा है। इसका मतलब ये डबल बॉन्ड सबसे कम ऊपर जाएगा, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगी इसके रहेगी, तो क्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 100% है पी, और यहाँ पे तो आप देख सकते हैं ये भी डोनेट कर रहा है, ये भी डोनेट कर रहा है, तो दोनों मिला के उसको क्या कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, कंजूशन में उसको ले खींच रहे हैं। तो इसकी वजह से जो सी डबल बॉन्ड वो है वो ये ऊपर वाले दो के कंपेयर में ज्यादा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, लास्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी वैल्यू है, ये है, इसका मतलब जेड। उसके बाद कौन सी वैल्यू है, ये वाली है, इसका मतलब वाई, और लास्ट में आएगा यस। तब देखिए क्यू के लिए जेड है, क्यू के लिए जेड, आर के लिए एक्स, और एस पी के लिए वाई, ठीक है। अभी यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो स्टेट की वैल्यू होती है वो अराउंड 1735 इनवर्स के आसपास होती है। तो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है। तो आपको पता है साइक्लिक में क्या होता है, स्ट्रेन बढ़ता है, रिंग स्ट्रेन इंक्रीज होता है। अगर स्ट्रेन बढ़ेगा तो यहाँ पे भी फोर्स कांस्टेंट मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वेव नंबर बढ़ेगा, हायर वैल्यू बढ़ेगी। तो यहाँ पे 1735 से ऊपर वाले कौन से हैं, ए वाले है, बी। अभी आप कहेंगे कि सर ये भी तो वैल्यू ज्यादा है, 1810। तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो वैल्यू होती है 1735 नॉर्मल की होती है, तो ज्यादा से ज्यादा 50 तक बढ़ सकती है, और 50 से 50 तक कम हो सकते हैं। बट यहाँ पे इतनी बड़ी है ना, सीधा उसने 1800 के ऊपर पार किया है। और ऐसा तभी होता है जब आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल यानी एसिड क्लोराइड होगा तो दूसरा ही कैसे, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं अनहाइड्राइड। तो इसके दो पिक्स आते हैं, 18,000 के आसपास एक, और 1750 के आसपास एक।
तो सिर्फ दो ही केस में 1800 के ऊपर जाती है, इसीलिए इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 1770। और लास्ट एक क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये भी दिसंबर 2019 में आया था। तो इसने क्या बोला, इन आईआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड, तो क्या करता है, 3300 पे सेंटीमीटर इनवर्स पे स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड बैंड देता है। बट अगर हम इसको CCl4 में डाइल्यूशन करेंगे तो क्या होता है, जो ब्रॉड बैंड है वो शार्प हो जाता है, और उसकी वैल्यू जो है वो 3600 इनवर्स होता है। ठीक, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो फेनोबैन बैंड है ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो दूसरा है शार्प, इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, तो अभी हमको इतना तो पता चला कि इन द फर्स्ट केस देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद से क्या हो रहा है, ब्रॉड बैंड है हमारे। और यहाँ पे जो आयर की वैल्यू है वो 3300 से स्टार्ट बढ़ के 3600 पे चले गए। तो इसका मतलब ये डायलूशन इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इफेक्ट कर रहा है। और ऐसा तभी पॉसिबल है अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो। फॉर एग्जांपल, ये CH3OH है और AH दूसरे OCH3 के साथ बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे, है ना। अगर हम CCl4 को इसमें डाइल्यूट कर देंगे, इसको CCl4 में डाइल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में CCl4 आएगा। ठीक है, तो ए अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इसका जो आंसर रहेगा OH ग्रुप विच इज इन्वॉल्वड इन द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर यहाँ पे अगर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, ऑक्सीजन CH2, अगर हमारे पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, कि वो है, ठीक है, अगर इसमें कितना भी डाइल्यूशन करो, ये तो एक सिंगल मॉलिक्यूल है ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जो मेथनॉल है दूसरे मेथनॉल मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। CCl4 में डाइल्यूशन करने के बाद ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ब्रेक हो रही है। बट अगर यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये CSL4 यहाँ पे आके कितना भी डाइल्यूशन करो इस पे कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CCl4 को ऐड करने पे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, ब्रॉड शार्प बैंड में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे ब्रेक हो रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी ब्रेक होगी जब क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो। इसलिए इसका आंसर रहेगा ये, डी। OH group which is involved in intermolecular hydrogen bonding.
थैंक यू।